नमस्कार, रूल ऑफ लॉ में आपका स्वागत है। आज दो केस। इस थर्सडे को जैसे दुखों का आसमान टूट पड़ा। दिल्ली से अहमदाबाद पहुंचा और फिर लंदन जा रहा एयर इंडिया का विमान AI-171 दोपहर 1:38 पर टेक ऑफ के 2 मिनट के भीतर हादसे का शिकार हो गया। इस हादसे में 229 यात्री और 12 क्रू मेंबर मारे गए। जिंदगी का करिश्मा कहिए कि एक शख्स बच गया। विश्वास कुमार रमेश नाम के ये शख्स ब्रिटेन के नागरिक हैं। वो सीट नंबर 11A पर बैठे थे। हादसे के बाद प्लेन का उनकी तरफ का हिस्सा टूटकर अलग जा गिरा। उन्होंने किसी तरह सीट बेल्ट से खुद को अलग किया और चलते हुए बाहर निकल आए। लेकिन 250 से ज्यादा लोगों की मौत एक बड़ा सवाल है। इसके अपने लीगल एंगल भी है, इस पर करेंगे आज बात। लेकिन उसके पहले देख ले एक और केस। ये दूसरा केस हनीमून हॉरर का है। राजा और सोनम की इंदौर में शादी होती है। वो हनीमून मनाने शिलोंग जाते हैं। वहां राजा की हत्या हो जाती है। सोनम गायब हो जाती है। कई दिन बाद सोनम शिलोंग से हजारों मील दूर गाजीपुर में मिलती है। पता चलता है कि उसी ने अपने पति राजा की हत्या की है, क्योंकि वो किसी और लड़के से प्यार करती थी, उससे शादी करना चाहती थी और राज नाम के इस लड़के के साथ मिलकर उसने राजा को मारने की साजिश रची। इसमें 3 भाड़े के हत्यारे शामिल किए गए। अब इस मामले को लेकर पूरे देश में गुस्सा है। सब सोनम को फांसी देने की मांग कर रहे हैं। लेकिन सामाजिक तौर पर जो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस लग रहा है, क्या वो कानूनी तौर पर भी रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है? सोनम को इस मामले में अधिकतम क्या सजा होगी? दरअसल सोनम के खिलाफ डायरेक्ट या प्राइमरी सबूत नहीं है। जो सबूत है वो सर्कमस्टेंशियल है। अभी तक सोनम को किसी ने कत्ल करते हुए देखा नहीं। सोनम के कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड उसके बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा और कॉन्ट्रैक्ट किलर से ट्रैक हुए, जिसकी वजह से वो प्राइम सस्पेक्ट बनी। बट एज पर लॉ कॉल डिटेल रिकॉर्ड सब्सटैंटिव पीस ऑफ एविडेंस नहीं माने जाते, खासकर इसलिए कि कॉन्वर्सेशन के ट्रांसक्रिप्ट भी नहीं है। सवाल है सोनम के खिलाफ कितने सबूत हैं? सबूतों की बात करें तो अभी तक पुलिस ने कुछ सर्कमस्टेंशियल चीजें गैदर की है। CCTV फुटेज बिल्डिंग के बाहर की, कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स और राजा के बॉडी पर मिले इंजरीज के फोरेंसिक मार्कर्स। लेकिन डायरेक्ट आई विटनेस कोई नहीं है। इन सबूतों का कोर्ट में क्या वेट होगा, यह डिसाइड करेगी कोर्ट की स्क्रूटिनी। सवाल है कितने सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है, क्योंकि केस लार्जली सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पर बेस्ड है। भारत के कानून के मुताबिक अगर सर्कमस्टेंशियल एविडेंस का चेन इतना स्ट्रांग हो कि उससे सिर्फ एक ही कंक्लूजन निकले कि अक्यूज्ड ही गिल्टी माना जाएगा, तभी कोर्ट कन्विक्शन दे सकती है। अगर कोई भी लिंक मिसिंग हुआ तो पूरा केस कोलैप्स हो सकता है। सवाल यह भी है कि पुलिस के सामने दिया गया बयान कोर्ट में चलेगा या नहीं। सोनम ने पुलिस कस्टडी में कुछ एक्सेप्ट किया था, लेकिन यह याद रखना भी जरूरी है कि BNS के सेक्शन 183 के तहत पुलिस के सामने दिया गया कन्फेशन एडमिसिबल नहीं होता अनलेस ये मजिस्ट्रेट के सामने दिया गया हो बिना प्रेशर के। तो अगर पुलिस का कन्फेशन टॉर्चर या फोर्स से लिया गया है तो वो कोर्ट में रिजेक्ट हो सकता है। क्या ये लीगली भी रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है? मीडिया के लिए ये केस शॉकिंग है, क्योंकि विक्टिम और अक्यूज दोनों एजुकेटेड अर्बन बैकग्राउंड से हैं। लेकिन कानूनी नजरिए से रेयरेस्ट ऑफ द रेयर का मतलब होता है क्राइम इतना ब्रूटल हो कि सोसाइटी पर उसका डीप इम्पैक्ट हो। सुप्रीम कोर्ट ने इस स्टैंडर्ड को बार बार डिफाइन किया है, तो हमें देखना होगा कि क्या इस केस में ब्रूटैलिटी और इंटेंट उस लेवल तक जाता है। अगर सोनम गिल्टी साबित होती है तो मैक्सिमम क्या सजा हो सकती है? अगर कोर्ट ये प्रूव कर देता है कि सोनम ने ही राजा का मर्डर किया तो BNS के सेक्शन 101 के तहत उससे डेथ पेनल्टी या लाइफ इंप्रिजनमेंट हो सकती है। लेकिन पनिशमेंट का डिसीजन डिपेंड करेगा इंटेंट, ब्रूटैलिटी और मिटिगेटिंग फैक्टर्स पर। डेथ पेनल्टी तभी मिलेगी जब केस रेयरेस्ट ऑफ द रेयर प्रूव हो। हाई प्रोफाइल केसेस में डेथ पेनल्टी कम क्यों होती है? कई हाई प्रोफाइल केसेस में कोर्ट्स ने डेथ सेंटेंस देने से बचने की कोशिश की है। कोर्ट्स आजकल साइकोलॉजिकल रिपोर्ट्स, अक्यूज का बैकग्राउंड और रिहैबिलिटेशन पोटेंशियल भी कंसिडर करते हैं। तो अगर सोनम गिल्टी होती भी है तो जरूरी नहीं है कि उसे फांसी दे दी जाए। हो सकता है कि लाइफ इंप्रिजनमेंट दी जाए अगर कोर्ट को लगे कि रिफॉर्मेशन का स्कोप है। तो सवाल यह है कि क्या पुलिस के पास एक्चुअल एविडेंस है या यह केस सर्कमस्टेंशियल नैरेटिव पर खड़ा है? क्या सोनम सच में किलर है या किसी मिसअंडरस्टैंडिंग का शिकार? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह केस कानूनी नजरिए से रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है? यह है रूल ऑफ लॉ विद सना रईस खान, जहां मीडिया ट्रायल नहीं, सिर्फ कानून की बात होती है।
अब हम चलते हैं अपने दूसरे हिस्से पर, आपके हक की बात पर। थर्सडे को एयर इंडिया का प्लेन क्रैश हुआ। क्रैश 2025, जब आसमान से कानून गिरा। लेकिन सवाल है कि अकाउंटेबिलिटी किसकी है? पहले एक नजर घटनाओं पर डाल लें। 1:38 दोपहर का वक्त, एक बोइंग 171 ड्रीम लाइनर उड़ता है अहमदाबाद से लंदन के लिए। 242 लोग फ्लाइट में थे, लेकिन सिर्फ एक इंसान, सीट नंबर 11A का पैसेंजर, जिंदा बचा। प्लेन सडनली कंट्रोल खो देता है और 2 मिनट के भीतर एक मैसिव फायरबॉल के साथ क्रैश हो जाता है एक मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल पर। कई मेडिकल स्टूडेंट्स की भी जान चली गई, जिनका इस फ्लाइट से कोई लेना देना नहीं था। यह सिर्फ एक एविएशन ट्रेजेडी नहीं, ये एक क्रिमिनल जस्टिस इमरजेंसी भी है। क्या ये एक्सीडेंट था या एक अवॉइडेबल डिजास्टर जिसका जिम्मेदार कोई है? इस देश में ऐसे हादसों को लेकर कानून क्या कहता है? इंडिया में जब कोई एयर क्रैश होता है तो तुरंत एक्टिवेट होती है एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो। लेकिन इसका फोकस होता है टेक्निकल एनालिसिस, सेफ्टी लैप्सेस, वेदर रिपोर्ट्स या ह्यूमन एरर पर। लेकिन जब इतने बड़े स्केल पर जान जाती है तो सिर्फ टेक्निकल रिपोर्ट काफी नहीं होती, इससे कई कानूनी सवाल उठते हैं। क्या एयरक्राफ्ट की मेंटेनेंस प्रॉपर्ली की गई थी? क्या पायलट ट्रेनिंग और रेस्ट गाइडलाइंस फॉलो की गई थी? क्या टेक ऑफ के वक्त कोई नॉन मैकेनिकल इशू इग्नोर किया गया? क्या एयर इंडिया और एयरपोर्ट अथॉरिटी ने मॉनसून सीजन के प्रोटोकॉल्स फॉलो किए? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह क्रिमिनल नेग्लिजेंस था? अगर हां, तो यह सिर्फ एक्सीडेंट नहीं, यह पनिशेबल ऑफेंस बन जाता है। अगर नेग्लिजेंस प्रूव हो जाए तो क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन भी पॉसिबल है अंडर BNS एक्ट 2023। सवाल है कि ऐसी स्थिति में कौन कौन से कानून लागू होते हैं? जो लीगल प्रोविजंस हैं उनमें बात करते हैं उसकी। एयरक्राफ्ट एक्ट 1934, कैरेज बाय एयर एक्ट 1972 फॉर सिविल कॉम्पनसेशन, BNS एक्ट 2023 जिसके सेक्शन 106 के तहत which means causing death by negligence, section 120 causing hurt by rash or negligent act, section 121 causing grievous hurt by rash or negligent act, section 103 culpable homicide if gross negligence is established। फिर बात करते हैं सिविल रेमेडीज, यानी नागरिक क्या क्या कर सकते हैं। पीड़ितों के परिवार कॉम्पनसेशन के लिए केस फाइल कर सकते हैं। मेडिकल हॉस्टल में मारे गए बच्चों के परिवार भी मुआवजा मांग सकते हैं। स्वतंत्र जांच और सिस्टम में सुधार की मांग के साथ PIL भी फाइल की जा सकती है। एक एयरक्राफ्ट जब गिरता है तो सिर्फ हवाई जहाज नहीं, लोगों का भरोसा, कानून पर विश्वास दोनों टूट जाते हैं। इस ट्रेजेडी से हमारे लिए बस ये सबक नहीं है कि एक सर्वाइवर जिंदा बचा, हमें यह समझना चाहिए कि क्यों 241 लोग नहीं बचे। और मेडिकल हॉस्टल के इनोसेंट स्टूडेंट्स जो किसी और की गलती का शिकार बने, उनका क्या? उनके परिवार का क्या होगा? कानून का असली काम है जिंदा लोगों का भरोसा जीतना और मरने वालों के लिए इंसाफ तय करना। एक प्लेन क्रैश में सिर्फ हवाई जहाज नहीं गिरता, पूरे कानूनी सिस्टम की क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठता है। इस हादसे में हॉस्टल के जिन स्टूडेंट्स की मौत हो गई, उनके लिए भी जस्टिस होना चाहिए, क्योंकि जब हवाओं में सफर करने वाले हर इंसान एक सिस्टम पर भरोसा करता है तो सिस्टम का फर्ज है वो उसकी पूरी हिफाजत करे और उसका सफर जीते जागते पूरा हो। और अगर सिस्टम फेल हो तो कानून का काम है जिम्मेदार लोगों को कोर्ट के कटघरे तक लेकर आना। और अब किस्सा कानून का। क्या कानून के लिए इमोशंस मैटर करते हैं? क्या एक शातिर दिमाग अगर सबूत मिटाने में लग जाए तो भी कानून उस तक पहुंचता है? आज हम बात करेंगे एक ऐसे मर्डर की जहां लाश को राख बना देने की कोशिश की गई, एक ऐसे प्यार की कहानी जिसका अंजाम तंदूर की आग में हुआ। यह है तंदूर मर्डर केस, सुशील शर्मा और नैना साहनी की कहानी, जिसमें पॉलिटिक्स, पैशन और पोजेशन सब कुछ था, लेकिन इंसानियत नहीं थी। साल था 1995। दिल्ली के पॉलिटिकल दुनिया में एक यंग एम्बिशियस लीडर सुशील शर्मा कांग्रेस यूथ विंग के राइजिंग फेस था। उसकी पत्नी नैना साहनी भी कांग्रेस से जुड़ी थी, एजुकेटेड, आउटस्पोकन, इंडिपेंडेंट। दोनों की शादी हुई थी, लेकिन रिश्ता अंदर ही अंदर टूट रहा था। सुशील शर्मा को शक था कि नैना का किसी और के साथ अफेयर है, स्पेशली फेलो कांग्रेस वर्कर मतलूब करीम के साथ। 2 जुलाई 1995 की रात शक ने सुशील शर्मा को शैतान बना दिया।
उसने पहले नैना साहनी को गोली मारी, फिर उसकी बॉडी को होटल के किचन में ले गया और वहां उससे एक तंदूर में जला दिया, जिसमें रोटियां नहीं, एक इंसान की लाश जलाई गई थी। दिल्ली पुलिस के एक सिपाही ने पेट्रोलिंग के दौरान देखा कि रात को कुछ जल रहा है, तो वो हैरान हुआ। उसने अंदर जाकर देखा कि तंदूर में कुछ जल रहा है, जिसकी गंध अजीब सी है। जब पुलिस पहुंची तो तंदूर में एक इंसान के जले हुए अंग थे। दिल्ली पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया। फोरेंसिक रिपोर्ट्स ने कंफर्म किया कि बॉडी नैना साहनी की थी। गन शॉट वुंड पहले हुआ था और उसके बाद जलाने की कोशिश। मर्डर वेपन भी रिकवर हुआ। विटनेसेस ने बताया कि सुशील शर्मा लास्ट टाइम नैना के साथ देखा गया था। सब सर्कमस्टेंशियल एविडेंस उसी की तरफ पॉइंट करता था। पुलिस ने उसे अरेस्ट किया और ट्रायल शुरू हुआ। 2003 में ट्रायल कोर्ट ने सुशील शर्मा को डेथ पेनल्टी दी, यही कहकर कि ये कोल्ड ब्लडेड प्री मेडिटेटेड मर्डर है। ये वर्डिक्ट दिया गया था एज पर सेक्शन 302 ऑफ आईपीसी। लेकिन अपील में दिल्ली हाई कोर्ट ने एक क्रूशियल डिसीजन लिया। कोर्ट ने कहा कि ये ब्रूटल क्राइम था, लेकिन रेयरेस्ट ऑफ द रेयर नहीं। डेथ सेंटेंस को लाइफ इंप्रिजनमेंट में कन्वर्ट कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस डिसीजन को अपहोल्ड किया। कोर्ट ने कहा कि अक्यूज का क्लीन बैकग्राउंड, पर्सनल मोटिव और रिमोर्स, ये सब मिटिगेटिंग फैक्टर्स हैं। और ये वही जगह थी जहां इमोशन और लॉ के बीच का फर्क समझ आता है। कोर्ट ने कहा कि लॉ मस्ट बी गवर्न बाय रीजन, नॉट आउटरेज। कानून को तर्क से काम करना होता है, गुस्से से नहीं। इस केस ने पब्लिक के दिलों को छू लिया। एक एजुकेटेड इंडिपेंडेंट वुमेन सिर्फ शक के बेसिस पर ब्रूटली मर्डर्ड हो सकती है। लोगों ने पूछा, क्या यही है न्याय? क्या फांसी नहीं मिलनी चाहिए? लेकिन कानून इमोशंस पे नहीं, एविडेंस और प्रिंसिपल्स पर चलता है। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर का क्राइटेरिया है, हर ब्रूटल क्राइम पर ही अप्लाई नहीं होता। कोर्ट ने कहा जस्टिस मीन्स फेयरनेस टू बोथ विक्टिम एंड अक्यूज, यानी इंसाफ का मतलब है पीड़ित के लिए भी और आरोपी दोनों के प्रति फेयर बर्ताव। इस केस का कानूनी सबक को हम इस तरह समझ सकते हैं कि प्री मेडिटेशन प्लस सबूत मिटाने की कोशिश इज इक्वल टू सर्कमस्टेंशियल एविडेंस की चेन बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। और यहाँ थी भी। सिर्फ कन्फेशन काफी नहीं होता जब तक वो लीगली एडमिसिबल ना हो। फोरेंसिक रिपोर्ट्स और विटनेस स्टेटमेंट्स ने यहाँ केस बनाया। डेथ पेनल्टी तभी मिलती है जब क्राइम ट्रूली एक्सेप्शनल हो, जैसे एक्सट्रीम ब्रूटैलिटी या सोसाइटी की पब्लिक कॉन्शियंस को हिला देना। मिटिगेटिंग फैक्टर्स जैसे कि पहली बार ऑफेंस करना, क्रिमिनल रिकॉर्ड ना होना या पर्सनल मोटिव होना, ये सजा कम करने में मदद करते हैं। सुशील शर्मा का पॉलिटिकल करियर तो खत्म हो गया। नैना साहनी की जिंदगी एक जेलस माइंडसेट के आगे हार गई। उस तंदूर की आग में सिर्फ एक बॉडी नहीं जलाई गई, एक औरत का सपना, उसका अस्तित्व, उसका जीवन भी जला दिया गया। जस्टिस तो मिला, लेकिन अधूरा सा लगा। और यही है कानून की सच्चाई। ये सबूत पर चलती है, सवालों पर नहीं। कोर्ट ने कहा पनिशमेंट शुड बी जस्ट, नॉट वेंचफुल। आज के लिए इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे इसी समय पर। याद रखिए, रूल ऑफ लॉ के रास्ते लंबे होते हैं, लेकिन वो इंसाफ तक जरूर ले जाते हैं।